एडोब इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको आना बेहद जरूरी है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कई जगह पे अदर सॉफ्टवेयर जहाँ पे फेल हो जाते हैं वहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर देता है। तो ओवरऑल इस वीडियो से आज के बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एडोब इलस्ट्रेटर, और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे यूज किया जाए, एंड ओवरऑल आपको एक्सपर्ट बना के मैं ही छोड़ूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। वेट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCube Tech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो वर्जन है 2023 है। मैं यहाँ पे 2023 एज अ सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। आपके पास हो सकता है कि वेलकम स्कीम जो है एडोब इलस्ट्रेटर की थोड़ी सी डिफरेंस आ जाए एज पर द कंपेरिजन टू वर्जन, या फिर अंदर के फीचर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इलस्ट्रेटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन को ही चूज करिएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फाइन, तो कम टू द पॉइंट, यहाँ पे मैंने वेलकम स्क्रीन ओपन कर रखी है और इन सारे फीचर को मैं एक बार के लिए स्किप करना चाहूंगा ताकि मैं आपको एक्चुअल बेनिफिट समझा सकूं एडोब इलस्ट्रेटर का कंपैरेटिवली फोटोशॉप एंड अदर सॉफ्टवेयर के मामले में। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। ये पूरी न्यू फाइल के बारे में हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्या क्या फीचर है, सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस एक मेन पॉइंट के बारे में जरूर पहले डिस्कस करना चाहूंगा। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा ए लिख रहा हूँ, यानी ए लेटर जो हमारा होता है सिर्फ मैं उसी को लिख रहा हूँ फटाफट में। और यहाँ पे मैं उसकी जो फॉन्ट साइज है मैं यहाँ पे 72 कर दे रहा हूँ। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, इवन इसका मूव कैसे किया जाता है, सब चीजों के बारे में बात करूंगा। बस एक चीज जो मेन बात करना अभी मैं जा रहा हूँ वो ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने क्या किया, ए टाइप। अब इसको कंपेरिजन करना है मुझे किससे, फोटोशॉप से, या फिर कहूँ कि अदर सॉफ्टवेयर से भी अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप ओपन कर रखा है। और इस फोटोशॉप के अंदर भी मैं क्या करने वाला हूँ, ए लेटर टाइप करने वाला हूँ, जिसकी फॉन्ट साइज भी मैंने क्या रखी है, यहाँ पे मैंने 72 रखी है। तो मैं यहाँ पे भी इसकी फॉन्ट साइज 72 रखूंगा, जस्ट फॉर कंपैरिजन। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। हर एक फीचर पे डिटेल में जाएंगे, बस पॉइंट समझाने के लिए मैंने एक बार इसको टाइप किया। फाइन, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ए लेटर टाइप के इन द इलस्ट्रेटर और ए लेटर टाइप के इन द फोटोशॉप। दोनों की फॉन्ट साइज की अगर मैं बात करूं तो 72 पिक्सल्स है। अब यहाँ पे आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रखा है, पेंट यूज कर रखा है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, कोई भी टाइपिंग करते हैं, यानी कोई भी कैरेक्टर्स टाइप करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं या कोई लाइन लिखते हैं, तो उनकी जो फॉन्ट साइज आप देते हैं वो ही फॉन्ट साइज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज बेसिकली वहां पर भी उन सॉफ्टवेयर के अंदर भी पिक्सल्स में होती है, यहाँ पे भी पिक्सल्स एंड पॉइंट्स में होती है। पिक्सल्स पॉइंट्स क्या है वो सब बात करेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो साइज डाल रहे हैं, अभी मैंने वही फॉन्ट साइज यहाँ पे लगाई है और कुछ नहीं किया, यानी 72 इसकी फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे सेट करी है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अगर देखा जाए तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सही बात है। बट डिफरेंस कब आएगा, जब मैं इसको जूम करूंगा। बिल्कुल सही सुना, अगर मैं इसको जूम करता रहता हूँ, ये मेरी फाइल कौन सी है, ये एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है। अगर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, कैसे जूम कर रहे हैं वो सब बात करेंगे, बट अभी फीचर समझाने के लिए या फिर कहूँ इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं इसको जूम किए जा रहा हूँ। आप नोटिस करिए मैंने इसको अच्छे खासे लेवल पे जूम कर लिया। फाइन, और यहाँ पे अगर एकदम बॉटम में अगर आप नोटिस करें, मैंने इसको जूम किया 400% तक, यानी एक्चुअल जो उसका लेवल होता है, मैं इसकी बात करूँ, ये 100% पे ये मेरे को टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये 200, ये 300, ये 400, और आगे बढ़ाऊं तो 500। ठीक है, जूम कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। यही मैं जस्ट इसके उलट फोटोशॉप में जाता हूँ। फोटोशॉप में ये अभी 100% पे, ये मैंने 100 किया, ये मैंने 200 किया, ये मैंने 3 and 4
और मैं यहाँ पे अल्लाह कह रहा हूँ 500 तक। आप नोटिस करेंगे कि ये 600 तक किया हुआ था। चलिए, ये मेरी फाइल है 600% तक मैंने जूम किया है, और ये मेरी फाइल है जो इसको भी मैंने 600% तक जूम किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मेरा फोटोशॉप है और ये मेरा इलस्ट्रेटर है। बड़े आसानी से आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने कोई चीज फोटोशॉप के अंदर बनाई, उसके अंदर अगर मैं उसको जूम करता हूं तो वो कुछ फटनी सी शुरू हो जाती है, ब्लर होनी शुरू हो जाती है, जिसको टेक्निकली मैं कहूंगा पिक्सलेट होनी शुरू हो जाती है। अब ये क्या चीज है वो थोड़ा सा आप समझाने की बारी आ गई है। देखिए, आपकी जो टीवी भी आप कह सकते हैं, आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है, आपके जो डेस्कटॉप यानी मॉनिटर की जो स्क्रीन है, इवन आपके टीवी भी बात कर लेते हैं, इवन आपके मोबाइल की स्क्रीन की भी बात कर लेते हैं। ये सारी स्क्रीन क्या होती है? एक छोटे छोटे पिक्सल्स से बनी हुई होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं अपनी इस स्क्रीन की बात करूं और इस यानी जो लैपटॉप है या फिर मैं जो ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूं, इसकी कंप्लीट जो साइज है 1920, आप ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी जो कंप्लीट साइज है या फिर कोई रिजोल्यूशन है वो है 1920। ठीक है, ये इसकी विथ वाइज रेजोल्यूशन है, जो कि आपके आज के लैपटॉप्स में इतनी ही रेजोल्यूशन के साथ आ जाता है। और हाइट में इसका रेजोल्यूशन आता है 1080। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पूरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1920 बाय 1080 पिक्सल्स है। यानी कि विथ वाइज ये छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइडेड है और उनकी क्वांटिटी है 1920, यानी कि 1920, यानी कि 1920 पिक्सल्स में ये स्क्रीन डिवाइडेड है टोटल विथ वाइज, और 1080 पिक्सल्स में ये डिवाइडेड है हाइट वाइज। यानी ओवरऑल हमारी जो स्क्रीन है उसका जो रेजोल्यूशन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी स्क्रीन कितने पिक्सल्स में डिवाइडेड है। तो ठीक, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग के टर्म में अगर बात करूं तो जो मिनिमम यूनिट होती है साइज की वो होती है पिक्सल्स। और यहाँ पे क्या होता है, जो यह फोटोशॉप की बात कर लो आप, अगर बात करें तो फोटोशॉप में क्या होता है, जो भी काम होता है फोटोशॉप के अंदर वो क्या होता है, पिक्सल्स में होता है। यानी कि पिक्सल की बात करें एक पर्टिकुलर रेंज में उनका काम होता है। और इसकी जो एजेस होती है आप नोटिस करिए, ये आप नोटिस करेंगे, इसको जूम करूंगा तो ये देखिए बॉक्सेस में बना हुआ आता है। यानी जितनी भी हमारी जो लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो इन छोटे छोटे बॉक्सेस में ही मिलके बनी हुई रहती है। और जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी या फिर को रेजोल्यूशन। जैसे आपने नोटिस किया होगा 720 एक HD क्वालिटी का आता है, 1080 फुल HD क्वालिटी का आता है, 4K आ जाता है, 8K आ जाता है। उनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया की स्क्रीन में उसके जो पिक्सल्स होते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और वो सारे पिक्सल ऐसे बॉक्सेस यानी स्क्वायर शेप में ही होते हैं। तो आप नोटिस करेंगे ये जो A है वो पिक्सल्स में मिलके बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम कर रहा हूँ ये थोड़ा ब्लरी टाइप होने लग रहा है, या फिर मैं ये कहूँ थोड़ा फटने लग रहा है। और क्योंकि ये पिक्सल्स में होता है और जब इसको जूम करते हैं और ये फटने होता है, इसको कहते हैं पिक्सलेट होना। फाइन, तो ये है फोटोशॉप में आपका जब कोई भी साइज का आप बनाते हैं, जो भी डिजाइन बनाते हैं उस साइज में ही अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे बड़ी साइज में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जस्ट इमेजिन मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, मैंने फोटोशॉप के अंदर डिजाइन बनाई और विजिटिंग कार्ड की जो डिजाइन है मैंने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं विजिटिंग कार्ड के शेप में ही उसी साइज में उसको प्रिंट करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसी विजिटिंग कार्ड के डिजाइन को अगर A4 साइज में जाके प्रिंट करूंगा तो फटने लग जाएगी या ब्लर होने लग जाएगी। सिंपल बात है, तो पिक्सलेट होने लग जाएगी। लेकिन इसके जस्ट उलट, यानी कि अगर मैं बात करूं एडोबी इलस्ट्रेटर में, यहां पे पिक्सलेट होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब आप बात करेंगे ये क्या चीज है। बेसिकली क्या है, फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहां पे आपका जो भी काम हो रहा है वो पिक्सल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, और अगर आपको एग्जैक्टली उसी साइज में, जिस साइज में आप आउटपुट यूज करेंगे उसी साइज में बना है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको जैसे ही बड़ी साइज में या जूम करके यूज करेंगे तो वो पिक्सलेट होगी। लेकिन इसके जस्ट उलट हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर जो ही है वेक्टर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप छोटी साइज में भी अगर इसकी डिजाइन बनाते हैं तो कल को उसको कितने भी बड़े लेवल पे अगर आप बात करें, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका आउटपुट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फटेगी नहीं या फिर कहूं पिक्सलेट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे इसकी जो डिजाइन बनती है एडोबी इलस्ट्रेटर में, इसके जो ये एजेस है, देखिए जो ये आपको पास यहाँ पे जो ए बना हुआ है
ये इसके जो कॉर्नर्स पे जहाँ पे देखिए मेरा माउस बड़ी आसानी से जा रहा है, इसको मैं कहता हूँ एजेस, यानी मैं क्या कहूँगा ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर टर्म है, ये जो इसके कॉर्नर है इनको हम क्या कहेंगे एजेस। ये क्या होंगे वेक्टर बेस बनते हैं, एक मैथमेटिकली रूल बना हुआ है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर या फिर को इस सॉफ्टवेयर के अंदर, या एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ये यूज करते हैं जो कि इसकी जो एजेस है यानी कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, कोई एंगल ड्रॉ करने के लिए ये वो मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हैं, जिससे आप इसको कितना भी जूम करो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। आप देखिए कितना मैंने अच्छे खासे लेवल पे जूम कर दिया लेकिन कहीं से भी ये पिक्सेलेट नहीं हुआ। यही इसकी बेस्ट टर्म है, यानी एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप वो डिजाइन बनाते हैं जो आपको मेनली प्रिंट मीडिया के तौर पे भी ज्यादा काम आता है, या फिर आप ऐसा कोई क्रिएटिव नई डिजाइन बनाते हैं जो आप किसी भी साइज में कल को यूज ले सकते हैं। तो देखा जाए वैसे तो एडोबी इलस्ट्रेटर की बहुत सारी एडवांटेज है, लेकिन ये इसकी प्राइम एडवांटेज है जिसमें हम बात करते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहां पे आप जो भी डिजाइन बनाएंगे कल को वो पिक्सेलेट नहीं होगी। सिंपल सी बात है, नो बकवास। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें पाथ के ऑप्शंस भी आते हैं, इसमें स्ट्रोक्स के भी ऑप्शन आते हैं और भी दुनिया भर की ऐसे कई सारी फीचर्स हैं जिसकी वजह से एडोबी इलस्ट्रेटर का एक नया ही लेवल आ जाता है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि मैंने इतनी तारीफ इसकी कर ली तो क्या मुझे फोटोशॉप नहीं सीखना चाहिए? ऐसा नहीं। देखिए एडोबी फोटोशॉप एक अपने आप में एक बहुत शानदार माइंड ब्लोइंग और एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसको काफी सारे प्रोफेशनल यूज करते हैं, मेनली फोटो एडिटिंग में एंड आईटी प्रोफेशंस में। ठीक है, इसके अंदर भी डिजाइन्स, वेबसाइट डिजाइन, काफी कुछ काम हो जाता है और एक अलग लेवल पे ही जाता है जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर भी ना कर पाए मे बी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली उसमें कई एडिटिंग ऐसे फीचर दिए जाते हैं फोटोशॉप के अंदर जो इलस्ट्रेटर में उतने नहीं है। लेकिन उसके जस्ट उलट अगर आप एक वेक्टर बेस्ड डिजाइन की बात करते हैं, अगर आप एक इलस्ट्रेटर की बात की करते हैं, अगर आप एक लोगो की बात करते हैं, आप एक ड्राइंग की बात करते हैं, आप प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो भी डिजाइनिंग की बात करते हैं, वो सब काम होता है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। यानी कि एडोबी फोटोशॉप का एक अपना रोल है और एडोबी इलस्ट्रेटर का एक अपना रोल है। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कौन सा यूज करना चाहिए। एज पर द ग्राफिक डिजाइनर अगर आप स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं तो आपको फोटोशॉप आना चाहिए, आपको XD आना चाहिए, आपको इलस्ट्रेटर आना चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, इनके अल्टरनेट्स भी आते हैं, यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर का कंपैरिजन होता है कोरल ड्रॉ के साथ, एडोबी XD का कंपैरिजन होता है फिग्मा के साथ, एंड फोटोशॉप को भी लेके कई सारे मार्केट में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो उसके कंपैरेटिव में यूज आते हैं, क्योंकि एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे पेड है। बिल्कुल सही सुना आपने, आप इसको फ्री में यूज नहीं करते। हाँ, काफी लोग क्रैक यूज करते हैं बट मैं पर्सनली उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्रिएटिव क्लाउड की वेबसाइट पे जाके आप ऑफिशियली इनको परचेज करिए, ज्यादा बेटर होगा। क्रिएटिव क्लाउड के बारे में भी बात करेंगे, कैसे परचेज कर सकते हैं वो भी बात करेंगे, थोड़ा बहुत इसका बेसिक आइडिया भी लेंगे, सिंपल बात। लेकिन अगर आप एज इसमें प्रॉपर करियर बनाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके जेन्युइन सॉफ्टवेयर के साथ जाइए, क्रैक के साथ नहीं। फाइन, तो यहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर का एक अपना रोल आ जाता है, हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एक इंपॉर्टेंस आ जाती है, इसलिए हम उनको यूज करते हैं। बाकी मार्केट में अगर मैं डिमांड की बात करूं, इसका डायरेक्ट कंपटीटर या कह दूं या डायरेक्ट राइवल कह दूं है कोरल ड्रॉ, और कंपैरेटिवली कोरल ड्रॉ के एडोबी इलस्ट्रेटर ज्यादा यूज आता है इन द आईटी प्रोफेशन के अंदर। कोरल ड्रॉ भी यूज आता है बट वो प्रिंट मीडिया इनमें ज्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप बात करें आर्टिस्टिक लेवल पे बात करें, अगर आप बात करें आईटी प्रोफेशंस की बात करें, या फिर आप बात करें प्रोफेशनल सर्विस में ज्यादातर बात करें, उनमें अगर बात करेंगे तो वहां पे एडोबी इलस्ट्रेटर का ज्यादा यूज आता है बजाय कि कोरल ड्रॉ का। हालांकि वो भी अपने आप में अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेटर ऑन उसकी भी कभी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम किसकी बात करें, एडोबी इलस्ट्रेटर। सो आई गेस मैंने आपको एक बेसिक सा डिफरेंस समझा दिया है कि एडोबी इलस्ट्रेटर हम क्यों मेनली यूज करते हैं। इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस फीचर्स की भी बात करेंगे, बट एक्चुअल में इसका क्यों इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। फाइन, अब बात करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के बेसिक फंडामेंटल्स की, या फिर को इसकी जो वेलकम स्क्रीन है और अदर चीजों की बात करेंगे ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि इसमें कैसे काम किया जाना चाहिए। फाइन, सबसे पहले ये तो मैंने डिफरेंस की बात कर ली। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट और बात करना चाहूंगा। वो क्या है, देखिए, चाहे फोटोशॉप की बात कर लूं, चाहे XD की बात कर लूं, चाहे मैं इलस्ट्रेटर की बात करूं, इवन मैं आगे जाके जितने भी और अदर सॉफ्टवेयर की बात करूं, इन सारे सीरीज में हमने 3 मेन पिलर की बात की है। पहला अलाइनमेंट,
दूसरा कलर कॉम्बिनेशन और तीसरा क्रिएटिविटी। जितने भी शुरू से हमारे साथ टच में हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि अलाइनमेंट का लेवल कितना ज़्यादा रोल प्ले कर जाता है इन द प्रोफेशनल डिजाइनिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन यानी कलर चूज करने के लिए भी जो कलर थ्योरी है वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। और फिर फाइनली आ जाता है हमारी क्रिएटिविटी। ज़्यादातर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है कि करियर बनाने के अंदर इतना खो जाते हैं कि सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं अलाइनमेंट और कलर कॉम्बिनेशन में ध्यान भी नहीं लगाते। तो इन 3 पिलर पे हम आगे पूरी सीरीज डिपेंड हमारी रहेगी कि पहले अलाइनमेंट पे फोकस करेंगे, फिर कलर कॉम्बिनेशन पे जाएंगे एंड एट द लास्ट क्रिएटिविटी पे जाएंगे। तो हम इसमें टूल्स के बारे में भी बात करेंगे, हम इसके फीचर्स की भी बात करेंगे, हम कई सारे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे और फिर उन सबको कंबाइन करके एक नए लेवल की डिजाइन की भी बात करेंगे। और ना केवल इसकी बात करेंगे बल्कि आगे जाके प्लगइन से लेके हर वो मॉड्यूल की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर में होगा। ध्यान रखिएगा, हम हर एक फीचर की बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर में होगा, और क्रैक में वो फीचर नहीं होते, लेकिन वो एट दी एंड की बात है, तब तक आप बाकी फीचर को तो अच्छे से समझ लीजिए। सो ओवरऑल यहाँ पे हम पॉइंट पे आ गए। फाइन, तो अभी कम टू द अगेन स्क्रीन पे हम आते हैं। ये मेरी एडोबी इलस्ट्रेटर की इसकी वेलकम स्क्रीन है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सिंपल सी बात है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो उसका शॉर्टकट आता है कंट्रोल एन फॉर न्यू। उसके अलावा आप यहाँ पे फाइल में भी जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं और जितने भी शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आप अपनी सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप अगर एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज कर रहे हैं, चाहे फोटोशॉप कर रहे हैं, चाहे आप XD को यूज कर रहे हैं, अगर आपको शॉर्टकट ज्यादा से ज्यादा याद है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। इवन अगर आपके पास पेन टैब है या फिर वायरलेस माउस है तो और मजा आ जाता है। फाइन, तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करना चाहूंगा। आप चाहे तो यहाँ से भी क्रिएट ए न्यू पे जाके फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे एडोबी ने मेरे को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अब वो ऑप्शंस क्या है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले बात आ रही है प्रीसेट डिटेल्स। अब प्रीसेट क्या होता है वो एक छोटा सा स्किप करके वर्ड को मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि इस पूरी जो फाइल है, मतलब मैं एडोबी इलस्ट्रेटर में जो काम करने जा रहा हूँ उसमें जो फाइल बनती है वो उसको बोलते हैं AI फाइल, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन होता है .ai होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का .doc या docx होता है, एक्सेल फाइल का xlx होता है, वैसे ही इसकी जो फाइल होती है वो .ai फाइल होती है। तो इसको हम AI फाइल के नाम से भी जानेंगे या फिर AI फाइल के नाम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फाइल को एक नाम दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ वेलकम या फिर एडोब इलस्ट्रेटर इंट्रोडक्शन। ये मैंने इसको नाम दे दिया, सिंपल बात। अब ऑब्वियसली मुझे इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, विथ, यानी कि अब कोई भी फाइल क्रिएट करो उसकी विथ और हाइट तो बतानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इसने विथ और हाइट ऑलरेडी एक लिख रखी है, बट मैं अपनी सुविधा अनुसार इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको 1000 विथ दे सकता हूँ और मैं इसको 1000 हाइट भी दे सकता हूँ। सिंपल बात है। तो विथ और हाइट देने के लिए यहाँ पे मेरे पास सिंपल एक फीचर दिया हुआ है। अब उसके आगे देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, px यानी कि पिक्सल। अब इस px में अगर मैं बात करूं, जस्ट पास में जो कॉलम आ रहा है इस पे क्लिक करता हूं तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास बहुत सारे मेजरमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है पिक्सल, पॉइंट, पिकास, इंचेस, फीट एंड इंचेस, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। अब आपको ऑलरेडी जो अगर फ्रेशर हैं उनको मीटर पता होता है, जनरल टर्म में बहुत ज्यादा यूज आता है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यार्ड, फीट एंड इंचेस, ये सब आपने सुन रखे हैं। सिंपल बात है। तो ये सारी टर्म तो आपने आराम से सुन रखी होगी जब आप डेली रूटीन में बात करते हैं। पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी हम कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई डिजाइन बनाने जाते हैं ना, तो वहां पे हम इंचेस या सेंटीमीटर में उसका मेजरमेंट लेते हैं। और जब भी हम कोई ऑनलाइन या फिर कहीं ऐसा क्रिएटिव इलस्ट्रेटर बनाते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐसी डिजाइन बनाते हैं जो ऑनलाइन कहीं अपलोड होती है, तो वहां पे हम पिक्सल्स या पॉइंट या पिकास में जाते हैं। ठीक है, अब पिक्सल्स के बारे में हमने बात कर ली, पॉइंट और पिकास के बारे में लेटर ऑन बात करेंगे। कुछ नहीं है, दोनों के बीच में बारीक सा डिफरेंस है, ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी इंचेस, फीट और इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। ओवरऑल जिस भी मेजरमेंट के अंदर आप ये साइज लेना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। विड्थ और हाइट आप अपनी मेंशन कर सकते हैं, विड्थ और हाइट आपने ले सकती है। अब उसके बाद आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में कुछ नहीं है, देखिए ये रिप्रेजेंट करता है पोर्ट्रेट मोड को और ये रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप मोड को।
जब आपकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है वो लैंडस्केप मोड हो गया। ठीक, मान लीजिए इस रिमोट की तरह ये हो गया आपका लैंडस्केप मोड। अब इसको जस्ट मैं एकदम 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो ये मेरा हो गया पोर्ट्रेट मोड, जहाँ पे विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है। तो जो आप यहाँ पे विड्थ ले रहे हैं उसको हाइट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, आप इनको स्विच कर सकते हैं कि आपको ओरिएंटेशन कैसा चाहिए। पोर्ट्रेट ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे हाइट ज़्यादा हो गई और विड्थ कम हो गई जो मैंने टाइप की थी। अगेन लैंडस्केप वाले ओरिएंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट इसको स्विच कर रहा है और कुछ नहीं, यानी साइजेस को स्विच कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कल को आपने दोनों की साइज सेम रख दी, यानी विड्थ भी 1000 की रख दी और आपने हाइट भी 1000 की रख दी, तो आप कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो स्विच करेगा किसको जब विड्थ और हाइट ही सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर आ जाता है आर्ट बोर्ड। देखिए आर्ट बोर्ड को मैं यहाँ स्किप करना चाहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो प्रोफेशनल है, जो वर्किंग में है, उनको फिर भी आइडिया होगा इसके बारे में, लेकिन बिगिनर को आइडिया नहीं है। तो बिगिनर्स के लिए आर्ट बोर्ड इस अभी बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कंफ्यूजन वाला क्रिएट हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या करूंगा, स्किप करूंगा। ध्यान रखिएगा जो भी स्किप कर रहा हूँ सारा का सारा रिपीट होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, स्किप करेंगे। देन आ जाता है ब्लीड। अब ब्लीड क्या चीज होती है उसको थोड़ा समझते हैं। जब भी आप देखिए इलुस्ट्रेटर वैसे काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि ज्यादातर प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो काम होते हैं, यानी कि जो आप इसके अंदर डिजाइन बनाते हैं उसको कहीं ना कहीं प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि लोगो, विजिटिंग कार्ड, पीडीएफ्स, आप पैम्पलेट्स की बात कर लीजिए, होर्डिंग्स वाली डिजाइन की बात कर लीजिए, ऐसे कई सारी डिजाइन्स की बात कर लीजिए जो आपको कल को प्रिंट करनी पड़ती है। सिंपल, जब भी आप उनको प्रिंट करते हैं तो होता क्या है, एग्जैक्टली उसकी साइज नहीं कट होती। यानी कि जब भी आप बात करिए, जैसे आपके घर में A4 साइज पेपर होगा, आप उसको प्रिंट करके देखिएगा, उसके जो कॉर्नर होंगे वो हमेशा व्हाइट स्पेस उसका हमेशा बचा रहेगा। यानी कि आप प्रिंट कर रहे हैं पूरा कंप्लीट वाला, अनटिल अनलेस आपने सेटिंग्स को नहीं छेड़ा हो, वो बाय डिफॉल्ट 10-10 पिक्सल का गैप चारों तरफ से देगा। क्यों देगा? ताकि कल को आप उसको काटे, कहीं यूज करें तो आराम से आपके पास एक एक्स्ट्रा मार्जिन वाला स्पेस होना चाहिए। उस वाले स्पेस को कहते हैं हम ब्लीड एरिया। ठीक है, तो कल को जब आप कोई डिजाइन प्रिंट करते हैं और आप उसको कल को काटना चाहें या उसकी कटिंग करना चाहें, तो ऐसा ना हो कि आपकी एक्चुअल डिजाइन कट हो जाए। तो उस केस में क्या होता है, एक छोटा सा मार्जिन रखना पड़ता है ताकि कटिंग के दौरान आपकी एक्चुअल डिजाइन ना कटे। तो उसको हम कहते हैं ब्लीड एरिया। अब ब्लीड एरिया में आपको टॉप से कितना गैप रखना है, बॉटम से कितना गैप रखना है, लेफ्ट से कितना गैप रखना है और राइट से कितना गैप रखना है, ये यहाँ पे इसने मेंशन किया है। सिंपल। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10, और जैसे ही मैं 10 लिख के टैब दबाता हूँ, आप नोटिस करेंगे सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सब 10 पिक्सल में कन्वर्ट हो गए। यानी कि जब भी मैं ये डिजाइन बनाऊंगा और ये जब प्रिंट के तौर पे जाएगा, चारों तरफ से 10-10 पिक्सल का गैप रहेगा, ताकि कल को कटिंग हो या कुछ भी हो, ये कह सकते हैं ना गैप रखना होता है, वो रह जाएगा। ठीक है, तो सब जगह 10-10 हो गया। अब मैं चाहता हूँ नहीं भैया, एक काम करते, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल का रखते हैं और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल का रखते हैं। लेकिन जैसे मैं लेफ्ट पे 20 लिखता हूँ और टैब दबाता हूँ तो अगेन चारों ऑप्शंस मेरे 20 पिक्सल में हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, मुझे तो अलग अलग रखना है। तो अलग अलग रखना है तो जिस पास में आप देखिए ये एक लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो। ठीक है, इस लिंक के ऑप्शन को अगर मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, अब ये आपस में क्या हो गए, अनलिंक हो गए। तो अब मैं इंडिविजुअली जैसे चाहूँ तो टॉप को 20, बॉटम को 30, लेफ्ट को 40, यानी जो मुझे साइजेस चाहिए, और राइट को 50 करके मैं अपने असुविधा अनुसार कंप्लीटली एक जैसा लिख सकता हूँ, मतलब अलग अलग लिख सकता हूँ, सॉरी। बट मुझे यहाँ पे अनलिंक करना पड़ेगा, दोबारा लिंक करूंगा। और अब अगर मैंने देखो यहाँ पे जैसे लिंक किया तो देखिए जो मैक्सिमम साइज मैंने दी थी वो सब में वापस से लग गई। ठीक है, तो ओवरऑल ये ब्लीड एरिया होता है, जो कि डिटेल में जब विजिटिंग कार्ड भी आएंगे या बीच में और प्रैक्टिकल करेंगे तब और अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपके डिजाइन के चारों तरफ एक एरिया गैप छोड़ देता है, ताकि जब आप उसको प्रिंट करें तो वो एकदम कॉर्नर से टच होता हुआ प्रिंट ना हो। सिंपल बात। ठीक है, तो ये ब्लीड एरिया आपका हो गया। अनलिंक और लिंक का भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। फिर और बॉटम में जाते हैं, एडवांस ऑप्शंस की अभी बात करेंगे इसमें। और बॉटम में जाते हैं तो मेरे पास आते हैं कलर मोड। अब कलर मोड क्या है, देखिए कलर मोड यहाँ पे 2 दे रखे हैं। फोटोशॉप में जाएंगे तो 4 होंगे, RGB, CMYK, HSB और लैब कलर, जिनके बारे में फोटोशॉप में हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे बात करेंगे कलर मोड की, जो डायरेक्टली आए उनके लिए भी। मैंने बोला ना, अगर आप कुछ फोटोशॉप XD अगर सीख के भी आए तब भी ये सीरीज आपकी है, नहीं कुछ जानते हैं तब भी ये सीरीज आपकी है।
ऑलरेडी एक्सपर्ट है तब भी ये सीरीज आपकी है, तो हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास दो कलर मोड है। कलर मोड में मेरे पास एक आ जाता है आरजीबी और दूसरा आता है CMYK। अगर इनके बारे में नहीं सुना तो बेसिक आइडिया दे दूं। आर यानी रेड, जी यानी ग्रीन और बी यानी ब्लू। एक ऐसा कलर मोड जो 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बाकी के कलर को निकालता है। जो हमारी ह्यूमन आई है वो बेसिकली 3 कलर को ही देख पाती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप बात करते हैं कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्हाइट कलर दिखता है तो वो व्हाइट कलर इसलिए दिखता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू को कंबाइंड करके एक कलर जो बनता है वो व्हाइट कलर बन के आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कल को जो कोई भी कलर बना है जैसे रेड और येलो का आप मिक्स करते हैं तो एक ऑरेंज कलर मिलके बनता है। ठीक वैसा ही यहाँ पे क्या होता है, इन 3 के कलर कॉम्बिनेशन से मिक्स होके कई सारे कलर्स बनते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, आरजीबी मोड यूज करते हैं। अगर आप कल को एक ऐसी डिजाइन बना रहे हैं जिसको आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, उसकी सॉफ्ट कॉपी रखनी है, यानी कल को उसको प्रिंट नहीं करना है, तब तो हम कौन सा कलर मोड यूज करते हैं, आरजीबी। ध्यान रखिएगा, कलर थ्योरी के बारे में XD वाली सीरीज में बताया गया और इस सीरीज में भी इसके इलस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग हम उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि आरजीबी मोड और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, वो सब बात करेंगे। बट अभी समझने के लिए क्या है कि आरजीबी कलर मोड तब चूज करते हैं जब आप प्रिंट के तौर पे अपने डिजाइन को यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप विजिटिंग कार्ड जैसे नहीं बना रहे हो, क्योंकि विजिटिंग कार्ड क्या होगा, अगर विजिटिंग कार्ड के डिजाइन बनाओगे तो प्रिंट भी करोगे। लोगो की बात करें तो लोगो जब आप बनाओगे तो हो सकता है उसको कहीं पे भी प्रिंट भी करना पड़ सकता है। कल को लोगो एक कैप पे लगा दो, कल को मान लो एक शर्ट है उस पे आप अपना लोगो लगा दो, यानी लोगो बहुत जगह यूज आएगा जहां पे प्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी डिजाइन बना रहे जो कल को प्रिंट ना हो, तब तो आप चूज करेंगे आरजीबी कलर मोड। लेकिन इसके जस्ट उलट अगर आप एक ऐसी डिजाइन बना रहे हैं जिसको कल को आपको प्रिंट करना पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिसको आपको कल को प्रिंट करना पड़ सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट, होर्डिंग, लोगो, ये सारे क्या है, प्रिंट हो सकते हैं। इसलिए हम उसकी जगह कलर मोड कौन सा चूज करेंगे, CMYK। CMYK का पूरा हो जाता है साइन, मैजेंटा, येलो और नाइट। ठीक है, ये 4 अलग अलग कलर होंगे। अगर इनके बारे में थोड़ा सा और आपको देखना है तो आप जनरली कई बार आपके घर में न्यूज़पेपर आते होंगे, तो न्यूज़पेपर के एकदम बॉटम में राइट कॉर्नर में 4 डॉट आपको अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। ये वही कलर है, साइन, मैजेंटा, येलो और नाइट। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वाले प्रिंट के टाइम ये कलर मोड यूज करते हैं। तो जब भी ऐसी डिजाइन आप चूज करें जो कि प्रिंट मीडिया के टाइम यूज आएगी, तब आप इसको चूज कर सकते हैं। अब ये वार्निंग क्यों आई है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने प्रिंट मीडिया वाला कलर मोड चूज किया तो साइज एंड ऑल वो सब आपको वैसे देनी है, इसलिए वार्निंग है। तो मैं इसको RGB कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और बॉटम में जाता हूँ। फिर रास्टर इफेक्ट। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे, डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अब आपने कहा कि फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं, वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, फिर ये क्या चीज है? देखो क्या होता है, नो डाउट ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन आप इसकी जितनी अच्छी क्वालिटी को बनाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी साइज़ क्या होगी, हैवी होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज कोई इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, मैंने अपनी अलग अलग इमेजेस को कट करके एक इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई, मान ले तो मैंने फोटोशॉप में बनाई या इलस्ट्रेटर में, किसी में भी बनाई, लेकिन उसकी साइज़ मान लो 500 MB हो गई, तो मेरे लिए थोड़ा अनोइंग हो जाएगा कि अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है। या मान लो कि आप कोई एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो और उसमें प्रोडक्ट की कटिंग वटिंग करके, यानी प्रोडक्ट की इमेजेस की कटिंग वटिंग करके आपको उसको ऑनलाइन अपलोड करना है, और हर एक इमेज मान लो 500-500 MB की हो गई और उसके अंदर मान लो 10,000 इमेज हो गई, तो पेज लोड होने में कितना टाइम लगेगा? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वेक्टर बेस आप डिजाइन बनाते हैं लेकिन उसकी जो साइज है वो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, यानी कि आपको जहां पे वो यूज करनी होती है उसके अकॉर्डिंग उसका रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ स्क्रीन लिखा हुआ है और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 72 ppi, ठीक है,
PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच में कितने पिक्सल्स को हम यूज करें ताकि हमारी जो डिजाइन है यानी रेजोल्यूशन उसका सेट हो सके। तो ऑब्वियसली 1 इंच के अंदर अगर मैं 72 पिक्सल ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी जगह मैं 1 इंच के अंदर यहाँ पे 150 पिक्सल्स ले रहा हूँ, यानी एरिया जो है यूज करने वाला वो सेम है, लेकिन उनमें पिक्सल्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ। ठीक वही तीसरी जगह 1 इंच के अंदर मैं 300 पिक्सल्स ले रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, यानी एरिया में जितने ज्यादा पिक्सल उतना उसकी क्वालिटी लेवल इंक्रीज होगी, उतना उसका रेजोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो ये ठीक वैसा ही है, आपके लैपटॉप्स जैसे आते हैं, कोई HD का आता है, कोई फुल HD का आता है, कोई 4K का आता है, यानी साइजेस तो सबकी सेम रहती है, लेकिन उनके अंदर जो पिक्सल्स की क्वांटिटी का लेवल होता है वो कम ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी कम या ज्यादा होती रहती है। तो ठीक वैसा ही अगर मुझे कोई ऐसी डिजाइन यूज करनी है जो कल को मैं अपलोड करूंगा या मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए है, जिसको मैं प्रिंट नहीं करूंगा यानी नॉर्मल यूज के लिए लूंगा, तब तो मैं क्या करूंगा 72 पिक्सल पर इंच लूंगा PPI। फाइन। अगर मैं बात करूं मीडियम लेवल पे थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी कर दूं तो मैं 150 यानी 150 पिक्सल पर इंच का सेलेक्ट करूंगा। लेकिन कल को मैं अगर मान लो हाई क्वालिटी, जैसे कि मैं विजिटिंग कार्ड बना रहा हूं, मैं लोगो बना रहा हूं, मैं प्रिंट से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा 300 पिक्सल पर इंच के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा। यानी कि नॉर्मल मोड में RGB कलर मोड और 72 पिक्सल पर इंच सफिशिएंट रहता है। जब प्रिंट की बात करते हैं तो CMYK कलर मोड एंड 300 पिक्सल पर इंच सफिशिएंट रहता है। 150 इसने लिया है बट नहीं यूज आता इतना। फाइन, क्योंकि प्रिंट के टाइम 300 यूज आ जाता है और नॉर्मल के टाइम 72 पिक्सल आ जाता है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल बात है। RGB के साथ आपको 72 पिक्सल पर इंच लेना है जो नॉर्मल वर्क के लिए आएगा। हैवी क्वालिटी के लिए CMYK के साथ आपको हाई क्वालिटी यानी 300 पिक्सल पर इंच लेना है रेजोल्यूशन, सिंपल बात, ठीक है। फाइन, तो ये अपना पोर्शन हो गया। बाकी प्रीव्यू मोड ये सारे हम बाद में बात करेंगे, और इसको मैं क्या कर देता हूं, क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, आप नोटिस करेंगे मेरे पास यहाँ पे जो मैंने साइज जो मैंने रखी थी क्रिएट करते समय, उसी में विड्थ और उसी की हाइट में मेरे पास यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट वाइट बैकग्राउंड के अंदर एक आर्टबोर्ड आ गया। अब आर्टबोर्ड नहीं बोल के एक बोलूंगा, फिलहाल फाइल आ गई, ठीक है। और उसके चारों तरफ अगर आप नोटिस करें, देखिए रेड कलर में एक बॉर्डर बनी हुई है। अब ये बॉर्डर तभी दिखाई देगी जब आपने ब्लीड एरिया दिया होगा, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी डिजाइन तो ये इसमें है, लेकिन साथ में आपने 50 पिक्सल का ब्लीड एरिया दे रखा है, यानी प्रिंटिंग के टाइम 50 पिक्सल का गैप टॉप से, लेफ्ट से, राइट से एंड बॉटम से आपका रहेगा। सिंपल बात है, नो रॉकेट साइंस। तो ये अपन ने न्यू फाइल क्रिएट करी है जिसमें हमने जो फीचर है या फिर ऑप्शंस जो आ रहे थे उनकी हमने बात की, सिंपल। अब जब मेरे पास ये पूरा पैनल जो आया, अभी आप ये पूरी स्क्रीन देख रहे हैं ना, इसको हम कहेंगे वर्क स्पेस। क्या बोलेंगे? वर्क स्पेस। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे जितने भी इलस्ट्रेटर के हैं वो टूल्स अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग वर्जन में थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन आ सकता है। यहाँ तक कि जब आप पहली बार यूज कर रहे हैं या इन द फ्यूचर कोई ऑलरेडी उसको सेटअप करके बैठा है तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन फीचर सब वहीं पे ही है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। नए वर्जन में उल्टा सारे फीचर होंगे, पुराने वर्जन में शायद एक आधे फीचर कम ज्यादा होने के चांसेस रह सकते हैं। फाइन, बट उसको भी हम कल जैसे इन द फ्यूचर आते रहेंगे, इस पूरे वर्क स्पेस को अपने तरीके से सेटअप करने की बात भी कर लेंगे। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ये सारे टूल्स हैं, यानी कि आप जैसे मैंने बोला ना, पूरी सीरीज 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक तो मेरा क्या, अलाइनमेंट, दूसरा मेरा कलर कॉम्बिनेशन और तीसरा मेरा क्रिएटिविटी। वैसे ही पूरा एडोबी इलस्ट्रेटर फीचर वाइज जिस पे डिपेंडेंट है वो है यहाँ पे हमारे टूल, यानी लेफ्ट हैंड साइड में टूल, राइट हैंड साइड में उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी और टॉप में कई सारे फीचर्स या फिर कह दूं इफेक्ट्स, सिंपल। तो और ये मेरा सेंटर में मेरा काम करने का प्लेस, और ये सब आपस में मिलके बनते हैं वर्क स्पेस। तो ये टूल बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन सारे टूल्स को एक एक करके अंडरस्टैंड भी करेंगे और इनको अप्लाई भी करते जाएंगे। और कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या रहेगा कि एक टूल लिया, 2 टूल लिया, 3 टूल लिया, उनको एक एक करके एक्सप्लेन किया, फिर उनको कंबाइन करके उनके और डिटेल प्रैक्टिकल किया। यानी जब टूल ले रहे तब तो प्रैक्टिकल कर ही रहे, लेकिन कंबाइन करके भी उनका एक और प्रैक्टिकल अलग से कर रहे ताकि और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में टूल है, ये टॉप में मेन्यूज है और राइट हैंड साइड में इनकी प्रॉपर्टीज है, सिंपल बात। फाइन, अब मैं अगेन एक और पोर्शन पे आ जाता हूँ
मैं अगेन कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कुछ और चीज समझाने के लिए। जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया तो मैंने राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? देखिए, सेव्ड को स्किप करते हुए सीधा मैं आ जाता हूँ मोबाइल पे, ठीक है। क्या होता है कि जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हैं, चाहे वो फोटोशॉप में बनाओ, चाहे इलस्ट्रेटर में बनाओ, चाहे एक्सडी में बनाओ, कुछ पहले से प्रीसेट, याद रखिएगा ये वर्ड मैं बात कर रहा हूँ, प्रीसेट दिए गए होते हैं एडोबी के द्वारा, ठीक है। क्रैक वर्जन में मे बी आपके साथ पास ना आए, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता है, तो फिक्स नहीं है, और पुराने वर्जन में ये आपके पास ना है। जब से एडोब के जो सीसी वाले वर्जन आए हैं तब से ये प्रीसेट प्रॉपर तरीके से आने लगे। पहले भी आते थे लेकिन डायरेक्टली इस तरह की स्क्रीन नहीं आती थी, ठीक है। तो ये जो प्रीसेट है ये क्या करते हैं, जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं उनकी पहले से देखो यहाँ पे साइजेस उसने बता रखी है। अब फॉर एग्जांपल कल को आप एक मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन बना रहे हैं, जस्ट इमेजिन आपने मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन बनाई जिसमें हम क्या करते हैं, आईफोन की जो स्क्रीन होती है उसको स्टैंडर्ड मान के उसके अंदर ही डिजाइन बनाते हैं। बट कौन से आईफोन की स्क्रीन के अंदर? क्या आप आईफोन एक्स ले रहे हैं, क्या आप आईफोन 876 ले रहे हैं, या फिर आप आईपैड की डिजाइन बना रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए गूगल पिक्सल के फोन की डिजाइन बना रहे हैं। अब आपके पास तो उसकी साइजेस होती नहीं है, आपके पास रेजोल्यूशन होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक आपके पास मोबाइल है जो फुल एचडी और क्वाड एचडी ऐसे करके उसकी स्क्रीन आती है, लेकिन उसकी ये जो पिक्सल वाली स्क्रीन है ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल कई बार नहीं मिलती, यानी इसकी साइजेस नहीं मिलती है, ठीक है। और कई बार नया फोन आ जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएं? तो पॉइंट ये आ जाता है कि उसकी विड्थ और हाइट क्या हो सकती है इन द टर्म ऑफ पिक्सल, वो एडोबी ने पहले से दे दिया है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे देखो आईफोन एक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ नोटिस करना कहाँ पे चेंजेस आएगा, विड्थ में, हाइट में, और ये देखिए कलर मोड और रेजोल्यूशन में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे अभी आईफोन चूज कर रहा हूँ, ये तो मेरे आगे वाले पोर्शन में आएंगे, अभी चेंजेस देखिए इन दो में आएगा। मैंने आईफोन में सेलेक्ट किया, ये देखो विड्थ और हाइट अपने आप चेंज हो गई। ये मैं यहाँ पे अलग अलग जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी विड्थ और हाइट देखिए चेंज हो रही है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, ठीक है, फाइन। तो मैंने जो प्रीसेट मोबाइल के अकॉर्डिंग चूज किया वो यहाँ पे मेरे पास साइजेस ऑटोमेटिकली आ रही। इवन मेरे पास यहाँ पे एप्पल वॉच की भी साइज यहाँ पे अवेलेबल हो गई, ठीक है। यहाँ पे कलर मोड RGB और रेजोल्यूशन 72 ही रहेगा, क्योंकि जब आप मोबाइल स्क्रीन की बात करते हैं वो प्रिंट के तौर पे काम नहीं आती है, वो एज अ सॉफ्ट कॉपी या फिर एज अ सॉफ्ट डिजाइन होती है जो कि रेजोल्यूशन 72 ही रखती है, ठीक है। वेब के पोर्शन में भी सेम पोर्शन है, वो प्रिंट के तौर पे काम आता नहीं है, उसकी भी अलग अलग साइजेस है। आप मान लीजिए 1366 यानी 1366 की बनाना चाहते हैं, 1920 की बनाना चाहते हैं, 1280 की बनाना चाहते हैं, 1024 की बनाना चाहते हैं। हालांकि ये साइज अब काम नहीं आती, बट फिर भी बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहले से ही प्रीसेट चूज कर सकते हैं। अब क्योंकि अभी हम वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि आगे जाके जब हमें साइज की नीड पड़ेगी तो हम इन प्रीसेट का डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम प्रिंट में आ जाए तो देखिए लेटर की जो साइज इसने ऑलरेडी दे रखी है 612 बाय 792, 612 बाय 792, बट इस बार देखो पिक्सल नहीं है, इस बार क्या है, PT है। जब मैं वेब की बात कर रहा था, जब मैं मोबाइल की बात कर रहा था तब पिक्सल्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट में आया तो ये पिक्सल चेंज होकर बन गया PT यानी पॉइंट, ठीक है। और चेंजेस कहाँ है, और चेंजेस यहाँ पे है, देखो CMY के कलर मोड आया है और रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली 300 ppi पिक्सल पर इंच हो गया। मोबाइल के केस में अलग था, लेकिन यहाँ पे प्रिंट के केस में अलग आया। कल को आपको A4 साइज की पेपर की जो साइज चाहिए, प्रिंट लार्ज चाहिए, लीगल पेपर जो होते हैं जो कोर्ट वगैरह में काम आते हैं उसकी साइज के पेपर चाहिए, ठीक है, A3, B4, B5 किसी की भी साइज चाहिए, इसने पहले से प्रीसेट हमें दे दिया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे रेजोल्यूशन भी सेट करके रख दिया है, यानी कलर मोड और रास्टर इफेक्ट पहले से ही इसने सेट करके रख दिया। आप इसको चेंज करना चाहे अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यही रखने अपने को, ठीक है। वैसे ही फिल्म एंड वीडियो के रिलेटेड अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तब भी उसकी साइज यहाँ पे देखो दे रखी है। देखो 4K UHD से रिलेटेड कोई डिजाइन बनाओगे तब भी साइज दे रखी है, और कल को आर्ट और इलस्ट्रेटर के रिलेटेड जैसे पोस्ट कार्ड, पोस्टर ऐसे कुछ बनाना चाहते हो तो उनकी साइज भी इसने देखो यहाँ पे दे रखी है। यानी पहले से ही कुछ प्रीसेट दे रखे हैं जिसके लिए मुझे ऑनलाइन सर्च ना करके मेरे को डायरेक्टली यहाँ साइज मिल जाए, उसका रेजोल्यूशन मिल जाए, उसका कलर मोड मिल जाए और मैं डायरेक्टली डिजाइन जाके बनाना शुरू कर दूं। सिंपल बात।
अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के बैनर्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के बैनर का प्रीसेट मान लो यहाँ पे नहीं है, बट मेरे को रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम के बैनर बनाने पड़ सकते हैं। मान लो मैं महीने के 300 बैनर्स इंस्टाग्राम के बनाता हूँ, तो मैं बार बार आके हमेशा यहाँ पे अपनी साइज तो टाइप नहीं करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी इंस्टाग्राम का बैनर की जो भी साइज होगी, यानी उसकी जो सेटिंग होगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया 1080 बाय 1080 पिक्सल के अंदर ब्लीड एरिया, क्योंकि इंस्टाग्राम में नहीं होता है ऐसा, क्योंकि ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो ब्लीड एरिया की नीड नहीं है। कलर मोड RGB और 72 पिक्सल पर इंच, ये मैंने यहाँ पे रास्टर इफेक्ट के साथ सेट कर दिया। और इसको मैंने क्या किया, एक नाम दे दिया, और मैंने नाम दे दिया इंस्टाग्राम फॉर एग्जांपल बैनर, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया, ठीक है। बकायदा इस प्रीसेट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ यहाँ पे आराम से, ठीक है। यहाँ पे एक बटन अभी नहीं आ रहा, आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है सेटिंग में, अदरवाइज यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपका आ जाता था, वो आ जाता सेव का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सेव पे आपकी जो प्रीसेट आपने बना रखा है वो यहाँ पे सेव हो जाती है। फाइन, तो ये मैं इसको बाद में इसको सेटिंग में जाके शायद वो ये जो मेरे लैपटॉप का रेजोल्यूशन उसकी वजह से प्रॉपर स्क्रीन नहीं आ रही, उस वजह से हो सकता है, मैं इसको चेक कर लूंगा या दोबारा रीइंस्टॉल कर लूंगा। ओवरऑल पॉइंट क्या आ जाता है, यहाँ पे आप सब सेव का बटन आएगा तो आप अपना प्रीसेट क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें एज इट इज फोटोशॉप के अंदर आती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये फोटोशॉप है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लो 1080, क्योंकि सेम स्क्रीन है इसलिए मैं इसको यहाँ से समझा देता हूँ। ये मैंने किया, इसको मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम स्टोरी कह दीजिए, बैनर कह दीजिए, और ये इस तरह का सेव बटन आएगा। जैसे इस पे आप सेव करेंगे, ये आपका सेव प्रीसेट हो जाएगा, और सेव प्रीसेट होते ही आप सेव्ड में जाके इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सेव बटन पे क्लिक किया, ये आपको सेव्ड पे इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। कल को मान लो रेगुलर यूज नहीं आ रहा, नहीं चाहिए, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आप अपने खुद के रेगुलर प्रीसेट भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये है आपका कंप्लीटली एडोबी इलस्ट्रेटर का एक वेलकम स्क्रीन विद द न्यू क्रिएट फाइल का जो पॉपअप आता है, उसको हमने डिटेल में समझा, और ये आपका एक वर्क स्पेस जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। सो ओवरऑल मैंने इस पूरे कंप्लीट वीडियो में आपको क्या एक्सप्लेन किया, मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको कि एडोबी इलस्ट्रेटर कैसे डिफरेंट है बाकी सॉफ्टवेयर से, दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस लेवल क्यों बढ़ जाती है, और तीसरा ये पूरी सीरीज एक बिगिनर यानी फ्रेशर के लिए भी है और एक प्रोफेशनल यानी एक्सपर्ट के लिए भी है। तो ओवरऑल उसके साथ साथ हमने वेलकम स्क्रीन से लेके क्रिएट अ फाइल के जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में भी जाना, और फाइनली हम आ गए अपने वर्क स्पेस के अंदर। फाइन, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आई गेस इतना सफिशिएंट होना चाहिए फॉर द एडोबी इलस्ट्रेटर। लेटर ऑन हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके टूल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इन टूल की हेल्प से हम एक माइंड ब्लोइंग क्रिएटिव इलस्ट्रेटर कैसे बना सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारी डिजाइन के बारे में बात हो गई। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करना चाहूंगा, और आगे जाने वाले वीडियो की कई सारे जो एक्साइटिंग वीडियो है उनके बारे में कंप्लीट मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप जान सकें कि एडोबी इलस्ट्रेटर को कैसे यूज किया जाए। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।